गुड मॉर्निंग क्लास। आज कुछ मेरे स्कूल के विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके मेरे को बताया कि वार्कले हार्टले विधि द्वारा प्राशन दाब ज्ञात करने को समझाइए। तो मैं उसी को पुनः वापिस विलियन में जा रहा हूँ और इसमें हम देखेंगे प्रासरण तथा प्रासरण दाब के बारे में। तो प्रासरण और प्रासरण दाब क्या होता है? दो विभिन्न सांद्रताओं के विलयन को अर्धप्राग्म झिल्ली से पृथक रखने पर कम सांद्रता से विलयन में से विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं और इस गति करने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रासरण कहते हैं तथा इस दौरान विलयन में उत्पन्न हुए दाब प्रासरण दाब कहलाते हैं। तो हम प्रासरण और एक उसी से मिलता जुलता होता है विसरण। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लें, प्रासरण और विसरण में क्या होता है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है प्रासरण और विसरण में 4 अंतर बताइए। तो उसी को हम यहाँ पर आज लिए हैं। तो ये आपका प्रासरण है, शुद्ध विलायक या तनु विलयन। शुद्ध विलायक या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होने वाले गति, इसके लिए दोनों के बीच में अर्धप्रागम झिल्ली होना आवश्यक है। अर्धप्रागम झिल्ली के माध्यम से इसका गमन होता है। यह क्रिया प्रासरण की क्रिया कहलाती है। प्रासरण की क्रिया हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे सूखे चने मटर होते हैं, उसको सब्जी बनाने के लिए पानी डालते हैं तो भीग कर वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जल जो है तनु विलयन है और चने या मटर के अंदर जो है विलयन वो सांद्र होता है। तो विलायक यानी जल के अणु चने या मटर में प्रवेश कर जाते हैं और फूलकर बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। दूसरा और भी देख सकते हैं, समुद्र जल खारा होता है जो पीने लायक नहीं होता, उसको पीने योग्य बनाने के लिए भी इस प्रासरण विधि का उपयोग होता है, जो हम नीचे में उसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम लेते हैं प्रासरण और विसरण में अंतर। प्रासरण ऑस्मोसिस और विसरण डिफ्यूजन में अंतर। पहला अंतर है अर्धप्राग्म झिल्ली का होना आवश्यक है, उसके बिना प्रासरण की क्रिया नहीं होगी। लेकिन विसरण में क्या होता है, अर्धप्राग्म झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अंतर, जो प्रासरण की क्रिया है वो एक ही दिशा में होता है। विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करते हैं, अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है। जबकि विसरण इसका जस्ट अपोजिट होता है। विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु एक दूसरे की ओर गमन करते हैं और पूरे पात्र में भर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अगरबत्ती हम जलाते हैं तो उसका जो सुगंध है चारों तरफ फैल जाता है। जिस प्रकार से मान लिया आपका टायर ट्यूब यदि पंचर हो जाता है तो उसकी जो हवा है वो बाहर आ जाती है, क्योंकि बाहर का दाब कम होता है और ट्यूब का अंदर का दाब अधिक होता है। तो इसका जो प्रवाह होता है हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। तीसरा अंतर है निम्न सांद्रता से हमेशा उच्च सांद्रता। जैसे मान लीजिए मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि हम दो विभिन्न सांद्रताओं के विलयन को अर्धप्रागम झिल्ली से यदि बीच में रखे हैं तो इसका प्रवाह कम सांद्रता वाले विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे, जबकि इसका उल्टा होता है। इसकी सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होता है। चौथा अंतर यह है, यह जो है केवल विलयनों में होता है, लेकिन विसरण की जो क्रिया है ये विलयन के साथ साथ गैसों में भी होता है। पांचवा अंतर है कि प्रासरण की क्रिया को
उच्च दाब डालकर उसको रोका जा सकता है, लेकिन विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। यह स्वतः चलती है और पूरे वातावरण में जहाँ पर दाब कम है वहाँ पर भर जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है विसरण और प्रासरण की घटनाओं में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लेते हैं प्रासरण दाब का मापन। तो प्रासरण दाब मापने की विभिन्न प्रकार की वैसे विधि है। उस विधि में जैसे आपका फेफर की विधि है, बेर्स और फ्रेजर की विधि है, तीसरा है वार्कले हार्टले विधि है। तो इस वार्कले हार्टले विधि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसके कई विशेषताएं या गुण होती हैं। उस गुण के कारण ये विधि उन अन्य दो विधियों से श्रेष्ठ मानी गई है। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी कार्य विधि किस प्रकार से काम करता है और कैसे हम किसी विलयन की प्रासरण दाब को अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए ये जो देख रहे हैं ये कांसे का या गन मेटल धातु का या कांसा या ब्रांज भी कह सकते हैं, धातु का बना हुआ इस प्रकार से एक बेलनाकार खोखला बर्तन होता है। इसके बीचों बीच ये आप देख रहे हैं कि आपका फोरस पार्ट होता है। फोरस पार्ट मतलब जिस प्रकार से मान लिया आपका मिट्टी का घड़ा सुराही होता है वो छिद्र युक्त होता है, उसी प्रकार से ये छिद्र युक्त है जो डॉटेड दर्शा रहा है। अब ये जो है अर्धप्रागम झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं अर्धप्रागम झिल्ली, ये है अर्धपरागम्य झिल्ली। ये अर्धपरागम्य झिल्ली है। ये अर्धपरागम्य झिल्ली प्राकृतिक रूप से भी हमें प्राप्त होते हैं और दूसरा है इसको हम बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। तो बनाने के लिए क्या है, कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 को पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपको बन जाता है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCl6 प्लस K2SO4। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो छिद्र होता है इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड भर जाते हैं और ये कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो अर्धपरागम झिल्ली कम होता है। ये टोटी है जिसमें शुद्ध जल यहां से भरा जाता है और जिस विलयन का यहाँ ये है विलायक शुद्ध जल है और ये है विलयन। ये है विलयन। ये विलायक है और ये विलयन है। जिस विलयन का हमें प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है उसको हम यहाँ पर भर देते हैं। ये कहलाता है केस नली है। केस नली वे नली होते हैं जो इसे कांच का बना होता है, एकदम बारीक छिद्र केस के समान छिद्र होता है और जिसमें जल में डुबाने पर उसके गुण के कारण जल से अधिक ऊंचाई तक उसमें जल चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जल यहाँ पर चढ़ा हुआ है, यहाँ ऊंचाई है जल का, लेकिन केस नली में यहाँ तक चढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये बाह्य दाब है, ये घर्षण एक पिस्टन है और यहाँ पर एक दाब मापी है। दाब मापी की सहायता से हम दाब को नोट कर लेते हैं कितना इसके अंतर्गत दाब है। अब देखिए प्रयोग किस प्रकार करते हैं। यहाँ से शुद्ध जल भर दिए जिसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये विलायक है
और ये विलयन है। जिस विलयन का हमें प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है उसको यहाँ पर भर दिए हैं। एक गन मेटल का ये पात्र होता है, ये फोरस पार्ट है जिसमें ये झिल्ली लगी हुई है कॉपर फेरोसाइनाइड का। अब जिसका हमें यहाँ डाल दिए हैं। अब इसमें होता क्या है, विलायक यानी कि जल के अणु विलयन की ओर गति करते हैं क्योंकि इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जब इसमें प्रवेश करेंगे, यहाँ पर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी और ऊंचाई बढ़ने से ये पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलेगा। इस विलायक के शुद्ध जल जो है इस विलयन में प्रवेश करेंगे जिससे इस विलयन का आयतन बढ़ता जाएगा और ये पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलेगा। अब क्या करते हैं, ऊपर में वह न्यूनतम दाब, यहाँ पर लिख दिया हूं बाह्य दाब, वह कम से कम दाब डालें जिस दाब पर इसका पिस्टन का ऊपर की ओर उठना रुक जाए। उस दाब को हम यहाँ पर दाब मापी जो देख रहे हैं, यहाँ से दाब मापी से हम अध्ययन कर लेते हैं और उसका दाब को नोट कर लेते हैं और ये होता है दाब उस विलयन का होता है प्रासरण दाब होता है। और इस प्रकार से हम वार्कले हार्टले विधि द्वारा किसी भी विलयन का प्रासरण दाब को ज्ञात कर लेते हैं। अब वार्कले हार्टले विधि जो है श्रेष्ठ और उपयोगी क्यों माना जाता है, इसका कारण ये है कि पहला है इसमें समय बहुत कम लगता है, बहुत कम समय लगता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस प्रारंभ हुआ, पिस्टन ऊपर की ओर उठने लगा, वैसे ही हम ऊपर से दाब डाल दिए और उस दाब को हम तुरंत दाब मापी से ज्ञात कर लिए। तो इसलिए इस केस में समय की बचत होती है या बहुत कम समय लगता है। दूसरा है समय कम लगने से इस विलयन की सांद्रता में खास परिवर्तन नहीं होता और इसका जो है हमें सही मान जो है ये प्राप्त होता है क्योंकि विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो पाता, इसलिए इसके सेंसिटिव होने की ज्यादा संभावना होती है। तीसरा जो है इसमें समय कम लगता है, इसलिए अर्ध प्रागम झिल्ली जो लगा हुआ है इसकी फटने की संभावना नहीं होती। चौथा इसकी विशेषता होती है, इस वार्कले हार्टले विधि के द्वारा हम उच्च विलयन का प्रासरण दाब को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी 4-5 खास विशेषताएं होती हैं और इस विशेषताओं के कारण इस विधि का उपयोग हम ज्यादातर करते हैं। अब हम इस प्रासरण की क्रिया के द्वारा हम कुछ प्रयोग जो है दैनिक जीवन में भी करते हैं और उसी को मतलब यहाँ पर शुरू में बताया गया है, इधर आपका विलायक है, इधर आपका विलयन है। तो विलायक का मतलब होता है इसकी सांद्रता कम होती है, विलयन की सांद्रता अधिक होती है। तो जब विलायक विलयन को अर्धप्रागम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है, ये अर्धप्रागम्य झिल्ली है, इसको पृथक रखा जाता है, तो विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं और इस गति करने लगते हैं जिससे ये पिस्टन ऊपर की ओर उड़ता है। ये पिस्टन ऊपर की ओर उड़ता है और ये पिस्टन P1 नीचे की ओर आता है क्योंकि यहाँ से विलयन इधर जाते हैं तो यहाँ का दाब कम हो जाता है और इधर आने से इसका दाब बढ़ जाता है, इसलिए पिस्टन ऊपर की ओर उड़ते हैं। तो वह दाब विलयन का वह दाब प्रासरण दाब कहलाता है, वह बाह्य दाब प्रासरण दाब कहलाता है, ताकि इसमें P2 पर इतना कम से कम दाब डाल दें ताकि पिस्टन P2 ऊपर की ओर उठना रुक जाए। यह होता है विलयन का प्रासरण दाब। विलयन का प्रासरण दाब वैसे कई प्रकार से दे सकते हैं, 2-3 प्रकार की इसकी परिभाषा है। एक परिभाषा इस प्रकार से हो गया, दूसरी परिभाषा है कि विलयन और विलायक जो होते हैं, विलायक के और विलयन की ओर गति करते हैं तो उस विलयन का द्रव स्थितिक दाब
धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसका दाब इतना बढ़ जाता है कि उसका दाब जो है ये आपका विलायक के दाब और विलयन के दाब जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये क्रिया रुक जाती है और ये आपका प्रासरण दाब भी इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो प्रासरण दाब भी एक अणु संख्या गुणधर्म है। इसमें विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करके विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड है, 1 मोल जल में घोलते हैं तो उसका जो प्रासरण दाब होगा, यदि बेरियम क्लोराइड घोलेंगे तो उसका प्रासरण दाब से हमेशा कम होगा। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड NaCl और बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम क्लोराइड है NaCl। तो जब ये वियोजित होगा तो 2 अणु देंगे, सोडियम के और क्लोराइड के 2 अणु देंगे, जबकि इसमें 3 अणु देंगे, एक बेरियम के और 2 जो है आपके क्लोराइड के। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इसका जो प्रासरण दाब है ये आपका अधिक होगा इसकी तुलना में, सोडियम क्लोराइड की तुलना में। तो इस प्रकार से हम किसी भी विलयन का प्रासरण दाब को हम उसके समान सांद्रता के लिए विलयन है तो हम जान सकते हैं कि किस विलयन का प्रासरण दाब किसमें अधिक होगा बिना हम निकाले। अब हम लेते हैं प्रासरण दाब के एक और अन्य उदाहरण है जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम प्रासरण। अब प्रतिलोम प्रासरण क्या है? प्रतिलोम प्रासरण का मतलब होता है प्रासरण दाब के विपरीत, विपरीत मतलब प्रतिलोम। अब उसका एक उदाहरण देखिए। जैसे हम जानते हैं समुद्र में सबसे ज्यादा जल होता है और सिर्फ पीने की जल मात्र जो पृथ्वी में जो उपस्थित है मात्र 3% है। 100% में से समुद्र जल में से 97% समुद्र जल है और 3% पीने योग्य जल है। तो समुद्र जल को यदि हम पीने के जल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये आपका प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग करते हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं एक आपका चेंबर होता है और उस चेंबर के बीच में अर्धपरागम झिल्ली है। समुद्र जल यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ पर शुद्ध जल है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक घर्षण पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर जल निकलने के लिए रास्ता है। अब हम जानते हैं समुद्र जल मतलब क्या है, अधिक सांद्र है, इसकी सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक और इसकी सांद्रता कम होती है। तो देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि इस प्रासरण क्रिया में जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शुद्ध जो जल होगा वो क्या होगा, अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा। अब क्या करते हैं, इसमें इतना दाब डाल दें, समुद्री जल जो है ये आपका दाब से जुड़ा हुआ है, दाबमापी से जुड़ा हुआ है और इस पिस्टन के द्वारा हम इतना दबाव डाल दें ताकि ये शुद्ध जल से समुद्री जल की ओर आने वाले जो शुद्ध जल है वो न जाकर समुद्री जल में से शुद्ध जो जल होता है जिसका सांद्रता कम होता है वो आपका इस शुद्ध जल की ओर जाता है और यहाँ पर जो खारा जल जो है वो बच जाता है और अधिकांशतः जो शुद्ध जल है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और जिसको हम निकाल लेते हैं। तो ये जो प्रासरण जो देख रहे हैं वो प्रासरण क्रिया के क्या है, विपरीत है और इसलिए हम इसको बोल देते हैं क्या, प्रतिलोम प्रासरण। अब इस प्रकार से हम प्रतिलोम प्रासरण द्वारा हम समुद्री जल या खारा जल से शुद्ध जल को प्राप्त कर लेते हैं।